क्लियर किया। ये टाइमलाइन आपके साथ रहनी चाहिए। तो टाइमलाइन के अंदर एक और चीज ऐड हो, प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 और उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ऑफ 1937। ये चीज आपके पास ऐड होगी। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी वर्ल्ड वार 2। एक नंबर के लिए आएगा एक नंबर के लिए सिर्फ जिस तरह वर्ल्ड वार 1 का मैं नाम पूछूंगा, डेट पूछूंगा। टाइमलाइन में आपके पास एक नंबर के लिए ऐड हो गया वर्ल्ड वार 2 1939। जी वर्ल्ड वार 1 क्या था, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, उसी को लेके आगे चलेंगे। वही पैटर्न है बिल्कुल। वर्ल्ड वार 1 ये था कि यूरोप के अंदर कुछ बड़े मजबूत ममालिक हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। उनके अंदर से दो ग्रुप बन जाते हैं, एक्सिस ग्रुप, एलाइड ग्रुप। जो ऊपर वाला ग्रुप है उसके अंदर इंग्लैंड, उसके बाद जी एफ फॉर फ्रांस, और फिर यूएसएसआर, और जो दूसरा ग्रुप है अगेन जर्मनी। और वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी के साथ कौन था जी? ऑटोमन एम्पायर, इटली, ऑटोमन एम्पायर, तुर्की। और इस दफा जर्मनी प्लस जापान, ये बड़ी कुव्वत है, जर्मनी और जापान। जी और जे के नाम से मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये है वर्ल्ड वार 2। इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर और जर्मनी एंड जापान, ये आपस में लड़ रहे हैं। और इस दफा जर्मनी जो है ना उसको लीड कर रहा है जी हिटलर। इस दफा कौन लीड कर रहा है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, बहुत आपने इसकी स्टोरीज, मूवीज, ये वो सब कुछ, वो बिल्कुल आपने ठीक सुना है। हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो जर्मनी को लीड कर रहा है हिटलर। हिटलर की बहुत जबरदस्त तैयारी है इस दफा। इसने अब कहा हुआ है कि मैंने बदला लेकर छोड़ना है वर्ल्ड वार 1 का, और मैंने कब्जा करना है इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर, और जापान उसके साथ है। जापान का भी बहुत अच्छी तैयारी है, और ये दोनों मिलकर अब अटैक कर रहे हैं जी फ्रांस पर और जर्मनी पर, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर के ऊपर। इनिशियली वाकई हिटलर की तैयारी इतनी भरपूर थी कि इंग्लैंड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जर्मनी इतनी भरपूर तैयारी और इतने एब्रप्ट अटैक्स करेगा, इतनी क्विक अटैक करेगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, शुरू के ही कुछ महीनों के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर तीनों जर्मनी के हाथों यरगमाल बन गए। इट वाज जस्ट के इट वाज बीइंग लुक्ड के अब ये जो उनसे जर्मनी है ना, ये टोटल अब कब्जा कर लेगा इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर। ठीक है, तो जर्मनी जो उनसे है उसको इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर के ऊपर बर्तरी हासिल होना शुरू हो गया है। और दोबारा से अगर हम इस मैप को देखें तो इन कंट्रीज के अंदर एक कंट्री ऐसा है जिसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है सब कॉन्टिनेंट या इंडिया के साथ। वो कौन सा है? ऑटोमन एम्पायर, ओह सॉरी, इंग्लैंड सर। इंग्लैंड। यानी आपको ये जो मैंने लिखे हुए हैं इसके अंदर इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री विच हैज अ वेरी डायरेक्ट कनेक्शन। एंड व्हाट इज द कनेक्शन? इंग्लैंड और इंग्लिश आर द रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये हमारे हुक्मरान बने हैं, हुकूमत ये चलाते हैं, हुकूमत इनके हाथ में है। लेकिन अब 8 सूबों के अंदर हुकूमत चेंज हो गई है, और वो 8 सूबों के अंदर हुकूमत आ गई है जी किसकी? कांग्रेस की।
इंग्लैंड को दोबारा से जरूरत है लोकल लोगों की, आर्मी की जी, लोगों की, उसको फूड की जरूरत है, उसको फौजियों की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा और लोगों को कहेगा कि इस जंग के अंदर भर्ती हो, जो इस जंग में शामिल हो इंग्लैंड के साथ, तो हम आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स देंगे। तो यही इंग्लैंड ने भी किया। इंग्लैंड ने सब कॉन्टिनेंट को अपना एलाय कंसीडर करके ऐलान कर दिया इंडिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंग्लैंड एंड नाउ द पार्ट ऑफ दिस वॉर। इस जंग का हिस्सेदार है इंडिया, लेकिन इंडिया का तो कोई लेना देना नहीं है इस जंग से। ये जंग तो हो रही है यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान। लेकिन इंग्लैंड ने विदाउट द कंसेंट, बगैर कंसेंट लिए, बगैर कोई डिस्कस किए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से इंडिया को ड्रैग इन किया इस जंग के अंदर। ठीक है, इंडिया को उन्होंने ड्रैग किया इस जंग के अंदर कि इंडिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस वॉर। तो हुआ क्या कि अब यहाँ पर कितने हुकूमत किसकी, प्रोविंसेस के अंदर हुकूमत किसकी चल रही है? कांग्रेस की। तो इंग्लैंड शुड हैव टॉक विद द ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ बात करनी चाहिए थी उसको कि देखें आप हमारा साथ दें, इंडिया हमारा इस जंग के अंदर साथ देगा तो हम उसका रिवॉर्ड देंगे। लेकिन विदाउट एनी कंसेंट विद द ऑल इंडिया कांग्रेस, विदाउट एनी negotiation with all India Congress, England decided to make the India as a part of this war, which was not acceptable for all India Congress. ये all India Congress को accept नहीं था कि हमसे पूछे बगैर, हमसे डिस्कस किए बगैर इंग्लैंड जंग के अंदर धकेल देता है इंडिया को। सो एज अ प्रोटेस्ट अब हुआ क्या, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और इस जंग का कितना बड़ा रोल है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कि एज अ प्रोटेस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस एज अ प्रोटेस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी हुकूमतों से। कब? 1939 में। 1939 में। अब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज खत्म हो गई हैं उन 8 सूबों के अंदर। उन 8 सूबों के अंदर जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी वो सब कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो गई है, जहां कांग्रेस ने हुकूमत बनाई थी आफ्टर 2 years ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, आफ्टर 2 years। तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो किसको हुआ? मुस्लिम्स को सर। Muslims को, मुस्लिम लीग को। because the nightmare, the dark time was ended in just 2 years, 2 years, which has to be ended in 5 years, 5 सालों में होना था। लेकिन ये luckily blessing in a disguise for the Muslims of those 8 provinces, उनके लिए तो वर्ल्ड वार 2 एक ब्लेसिंग बन के आया कि यार ठीक है वर्ल्ड वार 2 हुई है, इंग्लैंड ने गलती की, कांग्रेस को गुस्सा आया, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा यार हम हुकूमत ही नहीं करते। बड़ा अजीब सा ये खैर उनका एक एक्शन था कांग्रेस का, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल इसका फायदा किसको हुआ? मुसलमानों को। मुसलमानों को बेबहा फायदा हो गया इसका। तो ये चीज, अब ये रिजाइन ऑफ कांग्रेस फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, ये भी आपके पास टाइम लाइन में, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1939 टाइमलाइन में 1 नंबर के लिए आपके पास ऐड हो गया, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, अब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम्स वर क्वाइट हैप्पी, मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा खुश हुई। और इवन Muslim League observed a day named as Day of Deliverance. Day of Deliverance कहते हैं योम निजात उर्दू में।
योम निजात। तो एक स्पेसिफिक डे किया गया विच वाज कॉल्ड एज द योम निजात। योम निजात मनाया गया कि शुक्र है हमारी जान छूट गई। किनसे? कांग्रेस से। कांग्रेस से। और उन्होंने हमारा तो बहुत ज्यादा जीना हराम किया हुआ था। सो एक नंबर के लिए आपके पास डे ऑफ डिलीवरेंस, 1939। चलें जी, अब आगे आए, बड़ा अहम पॉइंट आने वाला है आप एक नंबर के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये आपके सामने पूरी एक टाइमलाइन मैंने लिखी हुई है। इस टाइमलाइन को आप गौर से देखें, आपको कहीं पर भी, इस पूरी टाइमलाइन को आपको कहीं पर भी सेपरेट नेशन के डिमांड की कोई बात नजर नहीं आ रही होगी कि मुसलमानों को एक जी बिल्कुल ऐसे। अलहदा वतन ले दें। मुसलमानों ने जितनी स्ट्रगल कर रही है, अपने राइट्स की स्ट्रगल आपको नजर आ रही है, आपको जॉब्स के लिए स्ट्रगल नजर आ रही है, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नजर आ रही है आपको स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल नजर आ रही है जी, टैक्सेस कम करने की स्ट्रगल नजर आ रही है आपको, खिलाफत मूवमेंट नजर आ रही है आपको एंड ऑफ खिलाफत नजर आ रही है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कायदे-ए-आज़म के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये सब। लेकिन कहीं पर भी आपको, इतना टाइम हो चुका है, इतने सालों की हम लोगों ने टाइमलाइन डिस्कस किया है, कहीं पर भी आपको मुसलमान या मुस्लिम लीग की तरफ से सेपरेट नेशन के लिए स्ट्रगल नजर नहीं आएगी। सेपरेट नेशन के लिए पहले जितनी स्ट्रगल थी, मुस्लिम लीग को वोट दें, आपको जॉब्स लेके देंगे, आपको हम रोटी लेके देंगे, आपको कपड़ा लेके देंगे, मकान लेके देंगे, आपको टैक्सेस खत्म करवाएंगे, आपका एक मजहबी तशख़्ख़ुस कायम करवाएंगे, ये सब चीजें। लेकिन एक अलहदा वतन ही कि यार अब मैंने वतन ही अलहदा कर लेना, इस चीज की आपको स्ट्रगल कहीं पर नजर नहीं आएगी। क्या नजर आ रही है? नो सर। ठीक है। लेकिन इन 1940 1940 के अंदर ड्यूरिंग एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना जलसे के अंदर मौलवी फजलुल हक, ये नाम अभी मैंने आपको पहले कहां पर बताया? प्रजा क्या नाम था उसका? प्रजा पार्टी का। बंगाल के अंदर ये बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, बट ही जी वाज मौलवी फजलुल हक। कायदे-ए-आज़म के फ्रेंड थे, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी। बहरहाल, तो मौलवी फजलुल हक फॉरवर्डेड अ रेजोल्यूशन, मौलवी फजलुल हक ने एक रेजोल्यूशन सामने रखी ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दैट द टाइम हैज अराइव्ड टू फॉर द डिमांड ऑफ अ सेपरेट नेशन। एक सेपरेट नेशन की डिमांड चाहिए फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, मुसलमानों के। अब जितनी स्ट्रगल होगी, अब ना तो वो मुसलमानों की जॉब्स के लिए, मुसलमानों के टैक्स कम करवाने के लिए, मुसलमानों के लिए के स्कूल्स के लिए, मुसलमानों के रोटी कपड़ा मकान के लिए, बल्कि अब जो स्ट्रगल होगी वो क्या स्ट्रगल होगी? सेपरेट होमलैंड के लिए। सेपरेट नेशन, अलहदा सेपरेट नेशन। पता नहीं, अलहदा हमें चाहिए। अब हमें, आपने कोई जॉब्स छोड़ दें, हमने कांग्रेस की मिनिस्ट्री, और ये सब कुछ जो हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, ये हुआ आफ्टर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। यानी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज, कांग्रेस की वर्किंग इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि मुस्लिम एक्चुअली रियलाइज्ड दैट नाउ द टाइम हैज अराइव्ड टू गेट रिड फ्रॉम कांग्रेस, कि कांग्रेस से हमें अब छुटकारा पाना चाहिए। ऐसी अगर वर्किंग उनकी दोबारा से आ गई, ऐसी हुकूमत उन्होंने दोबारा की, तो मुस्लिम विल बी नोवेयर, मुसलमान कहीं पर भी नहीं होंगे। दे विल किल ऑल मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को खत्म कर देंगे, इनको जीनोसाइड कर देंगे, मैस किलिंग कर देंगे,
So the time has arrived for the demand of a separate nation, एक separate homeland for the Muslims, मुसलमानों के लिए. पहले मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड होती थी, लेकिन अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह सब चीजें काफी पीछे चली गई हैं. अब जो डिमांड है वो किस चीज की डिमांड है? सेपरेट नेशन. सेपरेट नेशन, वतन ही लैदा करने आप. ठीक है, कोई स्कूल लैदा नहीं चाहिए हमें, कोई कॉलेज लैदा नहीं चाहिए, कोई इलेक्टोरेट लैदा नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए तो वतन ही लैदा चाहिए. ठीक है, तो ये 1 नंबर के लिए आपके पास ऐड हो गया. लाहौर रेजोल्यूशन 1940. अच्छा, अब ये जो भी है ना चीज हमारे पास चलेगा, ये चलेगा जी अंडर द क्लाउड ऑफ वर्ल्ड वार 2. वर्ल्ड वार 2 के साए के अंदर अब हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल, मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है. ऊपर वर्ल्ड वार 2 चल रही है, इंग्लैंड वर्ल्ड वार 2 में फंसा हुआ है, और नीचे से जो प्रेशर दिया हुआ है वो किसने प्रेशर दिया हुआ है? मुस्लिम लीग ने. और वो प्रेशर दिया वेरी सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन. एक तो ऊपर से डंडे खा रहा है इंग्लैंड, ऑलरेडी जर्मनी के हाथों. जर्मनी ने तहस नहस फेर दिया इंग्लैंड का. दिल्ली लंदन के ऊपर 200 से 300 जो फाइटर जेट्स हैं वो आके बमबारी करते हैं डेली. आप लोगों ने देखी होंगी इसकी मूवीज. तो इंग्लैंड वाज टोटली शैटर्ड. इंग्लैंड मुकम्मल तौर पर शैटर्ड हो चुका था. इंग्लैंड्स कॉन्फिडेंस वाज टोटली शैटर्ड. इंग्लैंड्स प्रिपरेशन वाज टोटली शैटर्ड. इंग्लैंड वाज नोवेयर इन दिस वार, इन दिस सेकंड वर्ल्ड वार. कहीं पर भी नहीं था. और एक तरफ तो इंग्लैंड को यहाँ पर मार पड़ रही है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड को सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम लीग एक मार दे रही है. और वो मार क्या दे रही है? सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन, सेपरेट नेशन. ठीक है, तो 1 नंबर के लिए अब बरतानिया क्या करेगा जी कि ऑफर्स देना शुरू कर देगा मुस्लिम लीग को कि जनाब देखें हालात बहुत नाजुक हैं, हमारे हालात ऑलरेडी नहीं सही, तो आप ये सेपरेट नेशन की डिमांड छोड़ दें. इसके लिए ऑफर्स आनी शुरू होंगी. वो ऑफर्स 1 नंबर के लिए मैं आपको बता देता हूँ. अगस्त ऑफर ऑफ 1940. अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को एक ऑफर की अगस्त के अंदर 1940 के अंदर. वो अगस्त ऑफर है. वो क्या कहते हैं कि देखें ये जो 8 प्रोविंसेस छोड़े हैं कांग्रेस ने, इनमें से जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं इनमें हम मुस्लिम लीग की हुकूमत बनवा देते हैं, लेकिन आप डिमांड स्टेप डाउन कीजिए. कौन सी डिमांड से? सेपरेट नेशन की डिमांड से. मुस्लिम लीग ने टोटल रिफ्यूज कर दिया कि जनाब हम अब हमें किसी सूबे में हुकूमत नहीं चाहिए, अब हमें कोई जॉब नहीं मुसलमानों के लिए चाहिए, कोई हमें अलहदा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो भाई जनाब क्या चाहिए? सेपरेट होमलैंड, सेपरेट नेशन, सेपरेट होमलैंड. अगस्त ऑफर 1940. इट वाज टोटली रिफ्यूज्ड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना. ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना उनका स्टांस टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 years. 2 साल पहले जो उनकी वर्किंग होती थी, 2 साल पहले जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, और अब जब लाहौर रेजोल्यूशन हो गई है, जब उनको स्टांस उनका क्लियर हो गया, तो यही मैं कहता हूं कि देयर वाज अ लैक ऑफ मोटो. 1937 के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग के पास एक मोटो नहीं था. ठीक है, मुस्लिम लीग जो नारे लगाती थी वो दूसरी पार्टीज भी नारे लगाती थी कि हम जॉब्स भी देंगे, हम टैक्सेस भी खत्म करवा के देंगे, हम स्कूल भी बना के देंगे, कॉलेजेस बना के देंगे, गलियां पक्की करवा के देंगे, सब कुछ करवा के देंगे. ये तो दूसरी पार्टीज भी करती थी. लेकिन अब जो मुस्लिम लीग को जो एक स्टांस नजर आया, उनको जो एक वर्किंग नजर आई, वो है सेपरेट नेशन की. ठीक है, तो अगस्त ऑफर अंग्रेजों की तरफ से ऑफर, और वो रिफ्यूज. दोबारा से 2 साल के बाद क्रिप्स मिशन इन 1942. 2 साल के बाद दोबारा से एक मिशन आया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने भेजा, उसका नाम है क्रिप्स मिशन. कुछ लोग आए और वो कुछ ऑफर्स लेके आए मुस्लिम लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग के लिए कि यार आप ये क्या, आप सेपरेट नेशन लगे हुए हैं, ये ऊपर से जंग लगी हुई है और ऊपर से आपने सेपरेट नेशन, तो आप इस तरह की नहीं, हमारी ये डिमांड, ये रिक्वेस्ट आप हमारी मान लें तो हम आपको मजीद आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन दैट कमीशन वाज आल्सो रिफ्यूज्ड. क्रिप्स मिशन, इट वाज टोटली boycotted by the Muslim League because Muslim League never settled down for less than separate nation. Separate ये nation. क्रिप्स मिशन वालों ने क्या ऑफर दी थी?
अच्छा, इन्होंने भी यही ऑफर दी होगी कि आपकी हुकूमतें बना देते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम सीट्स रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए इनके लिए लिबर्टी रखेंगे, लिवरेज रखेंगे, और वो अब क्या दे सकते हैं? यही ऑफर्स आएंगी कि मुस्लिम लीग की जी हुकूमतें बनवा देते हैं और मुसलमानों को हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो लिवरेज देंगे। तो क्योंकि ये चीजें अब छोटी रह गई हैं, ये चीजें अब ना पीछे चली गई हैं। कांग्रेस, इंग्लैंड का मकसद ये है कि इंडिया डिवाइड ना हो, इंडिया डिवाइड ना ना हो। हो। मुस्लिम लीग की अब कोशिश है कि इंडिया डिवाइड हो जाए और इंग्लैंड यहां से चला जाए, बरतानिया यहां से चला जाए। ओके जी, अब ये चीज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्रिप्स मिशन 1942, मुस्लिम लीग ने एक तहरीक चलाई है, बाकायदा तौर पर डायरेक्ट एक्शन तहरीक है वो, उसका नाम है जी Divide and Quit India Movement of 1942 that was launched by the मुस्लिम लीग। ये तहरीक है डिवाइड एंड क्विट। क्या मतलब है इसका? तकसीम करो और मामला खत्म। तकसीम करो और यहाँ से चले भी जाओ, यानी पहले जी, तकसीम करो, यानी हमें अलहदा और कर फिर दो और यहाँ छोड़ से दें। जी चले जाओ बिल्कुल आप। आजाद। तकसीम करो और चले जाओ। एक नंबर के लिए आपके पास डिवाइड डिवाइड एंड क्विट। मूवमेंट 1942 लॉन्च बाय विच पॉलिटिकल पार्टी? मुस्लिम लीग। अब कांग्रेस का देखना, कांग्रेस क्या करने लगे हैं। अच्छा, कांग्रेस का नजरिया है डिवीजन का। कांग्रेस तो कांग्रेस तो पूरे इंडिया के ऊपर ही चाह रही है कि वो रूल करे। वो तो डिवीजन वो को तो नहीं नहीं चाह चाहेंगे। रही, वो डिवीजन जी वो डिवीजन को नहीं जा रहे। लॉन्च की, उसका नाम है दी क्विट इंडिया मूवमेंट। वो समय दे के जाए। अब कांग्रेस ये कह रही है भाईजान अंग्रेजों को कि सिर्फ आप क्विट करें, डिवाइड छोड़ें और हुकूमत हमें दे के रहें। लेकिन क्या मुसलमान इस चीज के ऊपर एग्री होंगे कि मुसलमान जाते हुए दे जाए और डिवीजन किए बगैर चली जाए इंग्लैंड? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अभी तो इंग्लिश रूल मौजूद था जिसकी वजह से कुछ उन्होंने हम पर हाथ हल्का रखा होगा। यहाँ से अगर इंग्लिश रूल खत्म हो गया तो कांग्रेस ने क्या करना है मुसलमानों के साथ, ये चीज ऑब्जर्व या फील की जा सकती है। तो कांग्रेस कह रही है जी क्विट इंडिया, मुस्लिम लीग कह रही है जी डिवाइड एंड क्विट इंडिया। इधर से आपको दोनों के स्टांस का, दोनों की सोचों का, दोनों के एक मेंटेलिटी का फर्क नजर आएगा। और इस चीज के लिए कांग्रेस ने जितने उल्टी सीधी हरकतें की है ना, मतलब इस डिवीजन को रोकने के लिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखें जी हिंदुस्तान बड़ी मुकद्दस जगह है, ये हमारे वो देवताओं की जगह है, इसको तकसीम करना हमारे देवताओं के गले पर छुरी फेरने के मुतरादिफ है। क्योंकि वो भारत को या हिंदुस्तान को बड़ी मुकद्दस जगह समझते हैं हिंदू अपने लिए, और वो कहते हैं ये हमारे शिव देवता का और ये हमारे वो राजीव देवता का और ये पता नहीं कौन से देवता का घर है, तो इसको अगर आप तकसीम करोगे तो इसका मतलब है कि आप हमारे देवताओं को तकसीम कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने इसको रिलीजियस रंग देने की भी कोशिश की कांग्रेस ने, और उसके इन्होंने नाम रख, फिर उसके बाद इन्होंने ना एक बड़ा एक जो महात्मा गांधी जो अपनी तरफ से बड़े सो कॉल लीडर बने दुनिया में फिरते हैं, उनकी आप सोच चेक करें कि उन्होंने इस डिवीजन को रोकने के लिए, इस डिवीजन को रोकने के लिए और थ्रेट करने के लिए मुस्लिम लीग को एक भूख हड़ताल की, और उसका नाम उन्होंने रखा जी मरण भरत, यानी मरण भरत यानी भूख हड़ताल टिल डेथ। कि अगर तो आप ये डिवीजन का नाम ले रहे हैं ना, तो मैंने फिर भूख हड़ताल पे चला गया। डेफिनेटली महात्मा गांधी के बहुत फॉलोअर्स थे, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग के खिलाफ हो गए कि आप हमारा लीडर मरवाने लगे हैं, आप डिवीजन की बात छोड़ें वरना हमारा लीडर मर जाएगा। तो ये जो हार्डली उस बंदे ने 1 साल का भूख, वो भी अलामती भूख हड़ताल होती है, आपको पता है कौन बंदा नहीं रोटी खाता, सारे बंदे रोटी खाते हैं। तो वो उसने सिर्फ 1 साल की और 1 साल बाद उसने वो खत्म कर दिया। तो डिवीजन को रोकने के लिए कांग्रेस ने, कांग्रेस के लीडर्स ने बड़ी बड़ी अजीब हरकतें की हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग या कायदे आजम का स्टांस क्लियर हो गया कि अब डिवीजन से लेस कोई चीज नहीं होगी।
अच्छा, इसी के लिए ही गांधी जिना टॉक्स ऑफ 1944। अब जब जिना साहब किसी की बात नहीं मान रहे, किसी अंग्रेज की, किसी क्रिप्स की, किसी अगस्त ऑफर की बात नहीं मान रहे, तो गांधी साहब ने खुद से जिना साहब से बात करने की कोशिश की कि यार आप इस तरह करें कि ये डिवीजन शिवियन की बातें छोड़ें, मिलकर हुकूमतें बनाएंगे, अंग्रेजों को भगाते हैं यहाँ से और मिलकर हुकूमतें करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कायदे आज़म अब इस बात में नहीं आने वाले कि यार ये जो आपका मिलकर काम करने वाला फार्मूला है ना, ये अब खत्म हो जाएगा, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो गांधी जिना टॉक्स दोबारा से एक फेल्ड एक्सरसाइज है गांधी की तरफ से, और इस गांधी जिना टॉक्स ने ना मीडिया के सामने गांधी को बहुत एक्सपोज कर दिया। गांधी जिना टॉक्स ऑफ 1944, और इस गांधी जिना टॉक्स के बाद ही आपस में गांधी और जिना के जो आपस में डायलॉग हुए, इसके बाद ही बेसिकली मुस्लिम लीग और कायदे आज़म बिकेम सो मच फेमस। इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर ये गांधी जिना टॉक्स के बाद ही फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से गांधी को टैकल किया ना, और जिस तरह से गांधी से खुद ये कहलवा दिया कि देखें मुझे खुद नहीं पता कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा और कैसा होगा और मुसलमानों के साथ क्या सलूक होगा। तो इससे जिना became so much popular and famous among the eyes of the English rulers। ये वाकई कोई बंदा है जो अपना डिवीजन लिए बगैर नहीं जाएगा। ये हर बंदे को जो उनसे ना वो पिछाड़ी जा रहा है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स हैं इनकी। ये 3 राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे बॉम्बे के अंदर जुलाई के अंदर। 3 दफा इनकी मीटिंग हुई, 6-6 घंटे बैठे रहे, और हर 6 घंटे के बाद जब वापस निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो गांधी का चेहरा लटका होता था बेचारा, और वो कायदे आज़म बड़ा स्माइल करते हुए बाहर आते थे और आके कहते थे कि गांधी यू शुड क्लियर योर स्टांस, मिस्टर गांधी यू शुड क्लियर योर स्टांस। आप अपना स्टांस पहले क्लियर करें कि आप चाहते क्या हैं, यू आर अनअवेयर अबाउट एनीथिंग। तो दूसरी जो राउंड टेबल उसमें गांधी जिना टॉक्स हुई उसका भी यही नतीजा निकला, तीसरी गांधी जिना टॉक्स हुई उसका भी यही नतीजा निकला। तो तीनों गांधी जिना टॉक्स के अंदर गांधी बेचारा ना एक जिसको कहते हैं ना कि एक लूजिंग साइड के ऊपर, एंड जिना बिकेम मच पॉपुलर इन मीडिया, मीडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हुए वो इन टॉक्स की वजह से। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आने वाला है। जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई थी 1918 के अंदर, इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई है 1945 में। क्या नतीजा निकला इस वर्ल्ड वॉर का? सर ये जीत गए थे जो इंग्लैंड। कैसे जीत गए थे? तो हार रहे थे, ये तो जर्मनी के हाथों हार रहे थे, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर। ये कैसे हार गए? जर्मनी तो मैंने सर आपको अंदाजा कि कांग्रेस ने रिजाइन किस लिए किया, मुस्लिम लीग ने क्यों अपना लाहौर लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर सेपरेट हो, उन्होंने अगस्त ऑफर की डिमांड को डिक्लाइन किया, क्रिप्स मिशन की, फिर उसके बाद ये क्विट डिवाइड एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, सब कुछ जो मैंने आपको बताया अंडर द शेडो ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, अंडर द क्लाउड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। तो वो क्या हो गया कि एकदम से इंग्लैंड जीत गया, जी हार गया? कुछ आइडिया है? नो सर, इसको स्टडी नहीं किया सर हुआ ये मैंने। इस साइड से ज्यादा प्रेशर होगा। आपने पर्ल हार्बर का नाम सुना है? किसका सर? पर्ल हार्बर। इसका सर कर्न हार्बर? नहीं सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस जंग के अंदर जर्मनी और जापान आपस में दोस्त हैं। जर्मनी और जी जापान लाए हैं आपस के अंदर, और वो एक्सिस ग्रुप्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, इंग्लैंड के, फ्रांस के और यूएसएसआर के।
स्टार्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years, जो पहले 3 साल थे इस जंग के स्टार्ट के, उसके अंदर तो जर्मनी और जापान ने बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की। इवन ये भी फील किया जा रहा था कि शायद जापान इंग्लैंड को हराकर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लेगा। जो शायद लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि कांग्रेस जापान को सपोर्ट कर रहा था इस जंग के अंदर, ठीक है, वो अंदर जी सर। जापान को सपोर्ट कर रहा था, और कांग्रेस का की विश थी ये कि यहाँ से इंग्लैंड चला जाए, जापान आ जाए सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और जापान के साथ मिलके पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इंग्लैंड हुकूमत करे। अब ये चीज एक्सेप्टेबल इंग्लैंड को भी नहीं थी कि यार ये कांग्रेस मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वो किसी हद तक मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट करते थे इंग्लैंड, यानी एंटी कांग्रेस सपोर्ट के अंदर वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे, और जो कांग्रेस थी वो जापान को सपोर्ट कर रही थी। तो इसलिए एक अजीब सी एक पॉलिटिक्स बनी हुई थी जिसका फायदा बहरहाल मुसलमानों को हो रहा था। अब हुआ क्या इस जंग के अंदर कि जापान ने जब जर्मनी के साथ मिलके इंग्लैंड के और फ्रांस के और यूएसएसआर को तो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, उसने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। तो इसने क्या किया जी कि जापान ने कुछ मिसाइल ब्लास्ट किए, मिसाइल मारे। अमेरिका की एक बंदरगाह है, अमेरिका के एक हार्बर है, सी पोर्ट है जिसका नाम है पर्ल, ठीक है। अब जापान जर्मनी ने ये फैसला किया कि यार अब हम अमेरिका पर भी कब्जा करते हैं, अमेरिका को भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितना पानी में है। तो जापान ने क्या किया कि पर्ल हार्बर पर जो अमेरिकन एक सी पोर्ट है उसके ऊपर उसने अटैक किया, और उसके रिप्लाई के अंदर, उसके रिप्लाई में अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 जो शहर थे उनके ऊपर क्या गिरा दिए, एटम बम, एटम बम गिरा दिए, न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थी उन्होंने जापान के 2, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उसने बम। नागासाकी। अब जब अमेरिका ने एटॉमिक अटैक कर दिया तो बेसिकली अमेरिका ने हर बंदे के ऊपर, जितने इस जंग के अंदर कंट्रीज मौजूद थे, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी, जापान, जितने कंट्रीज इस जंग में मौजूद थे, उन सब के ऊपर अपनी बर्तरी साबित कर दी आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक या न्यूक्लियर। एटॉमिक न्यूक्लियर बम। तो अब और ये जंग का खात्मा भी इसी तरह हो गया। अमेरिका ने 2 बम गिराए, जापान फौरन से इस जंग से निकल गया कि जनाब न्यूक्लियर अटैक हो गया, मैं अब सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, लाखों लोग मर गए हैं, करोड़ों लोग मर गए हैं, तो आई एम आउट ऑफ दिस, इस वॉर से मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो फिर जैसे ही जर्मनी जापान इस वॉर से बाहर निकला, तो जर्मनी के ऊपर अटैक ज्यादा कर दिए इंग्लैंड ने, और जर्मनी ये जंग हार गई। यानी बेसिकली ये जंग जीतते जीतते जर्मनी और जापान हार गए थे, जापान की गलती की वजह से। अगर वो पर्ल हार्बर पर अटैक ना करता तो कभी भी यूएस इस जंग में ना आता, और यूएस इस जंग में आया, उसने एटॉमिक अटैक किया, उसने जापान को भी शिकस्त दे दी, जर्मनी की भी शिकस्त हो गई, और अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी बर्तरी साबित कर दी, अपनी सुपीरियोरिटी साबित कर दी, अपनी पावर साबित कर दी। तो यहाँ से एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 होता है। एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2। चलें जी आगे चलते हैं। जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945, दोबारा से सब कॉन्टिनेंट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अब अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि अब अमेरिका ने बेसिकली इंग्लैंड को कब प्रेशराइज किया है,
कि जनाब देखो अब आप तो जंग हार रहे थे जर्मनी से, अगर यूएसए ना आता तो इंग्लैंड ये जंग हार जाता। तो बेसिकली अब यूएसए इंग्लैंड की जगह लेगा और इंग्लैंड को कहेगा कि जहां जहां आपका कब्जा है ना वहां वहां से निकलो, उन इलाकों को फ्री करो और फ्री करने के लिए कोई फार्मूले तय करो। तो अब बेसिकली इंडिया को फ्री करने के लिए एक फार्मूला तय किया जाएगा। उसका जो पहला हिस्सा है उस फार्मूले का वो है द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945। तो ये अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टिल 1947 हम अपने कोर्स को अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन। जी सईदा कायनात, कायनात आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी जी सर, वो मेरी ना लास्ट से लास्ट क्लास की अटेंडेंस ना एक क्लास की हुई थी, दूसरी क्लास की नहीं थी हुई। मैंने ना सीआर को बताया था तो उसने कहा था आप सर से बात कर लें। इवन मैंने उन्हें स्नैपशॉट भी भेजा था। जी मैं कर दूंगा आपको। वो असल में वो जब एक क्लास हो जाती है और दूसरी अटेंडेंस उसमें ऐड हो जाती है फिर पिछली अटेंडेंस लॉक हो जाती है। वो आपका कोई नो सर, वो मेरे पास मैंने अटेंड की थी क्लास। जी वो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, उसको कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। ये और कोई क्वेश्चन इस वाले से? जी मिसबा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपके सब में इनरोल नहीं हो रहा है एलएमएस पे। मैंने आपको मेल भी किया, उसके अलावा मैसेजेस भी किए हैं। चलिए मैं आपको कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। जी सर प्लीज, थैंक यू। ये और कोई क्वेश्चन? चलें जी ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें वाइंड अप करेंगे और हम लोग अपनी सेकंड टर्म और नेक्स्ट लेक्चर के बाद से हमारे लिए क्विज 1 का मटेरियल भी रेडी हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर खत्म होता है हमारे पास क्विज 1 के लिए एक मटेरियल आ जाएगा और उससे नेक्स्ट लेक्चर के पहले 15 मिनट हम क्विज करेंगे। ठीक। जी नताशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्विज ओरल होगा या रिटन फॉर्म में होगा? एलएमएस के ऊपर होगा, मल्टीपल चॉइस उसके अंदर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 10 से 15 मिनट का टाइम होगा। आपने 10 नंबर होंगे उसके और आपने उसके ऊपर ही उसको सॉल्व आउट करना होगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी मोहम्मद शबीर। सर मैंने पता करना था भाई, सर हमें जो इंग्लिश की टीचर हैं वो तो हमें टाइम देती हैं बाद में, मतलब 3 से 7 तक, मतलब उसके अंदर अंदर क्विज हल कर लें 15 से 10 मिनट। आप क्लास में ही लेंगे? सॉरी सॉरी क्या बात की आपकी आवाज कम आई थी, मुझे नहीं समझ आई। सर भाई हमारी जो इंग्लिश की मैम है वो हमें 3 से 7 तक टाइम दे देती हैं, 4 घंटे। उसमें से किसी भी 10 मिनट ना अपना क्विज हल कर सकते हैं आप, और आप क्लास में लेंगे? जी मैं क्लास टाइमिंग के अंदर लूंगा लेकिन मैं 3 से 7 मतलब 3-4 घंटे नहीं लूंगा, मैक्सिमम आपके पास आधा घंटा होगा। उस आधे घंटे के अंदर आप 10 मिनट आपके पास होंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे उससे ऑनवर्ड 10 मिनट आपके पास होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। यानी अगर हमारी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है ना तो मैं 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का टाइम होगा, उसमें किसी भी टाइम आप 10 मिनट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।